हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, जिसमें आपके पार्ट नंबर 8 तक हो गए हैं, जिसमें टोटल आपके 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। ये आपका है पार्ट नंबर 9। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपका पवन सीरीज, इंग्लिश का पवन सीरीज, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप के सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, साथ ही ये आपके सारे पेपर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके भी जो भी वीडियोज बनाए गए हैं उसको देख सकते हैं। इंग्लिश की वीडियोज और इस सब्जेक्ट की वीडियोज जो आप देख रहे हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 36। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए आप जितना भी हो सके आप ऑथेंटिक चीज़ें पढ़िए और आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया था। ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें आंसर। यहाँ पे उत्तर देखते हैं। यहाँ पे बाल अपराध दो शब्दों से मिलकर बना, बाल प्लस अपराध। अतः बच्चों द्वारा किया जाने वाला अपराध बाल अपराध कहा जाता है। जब कोई समाज विरोधी कार्य किसी प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसे अपराध कहा जाता है, और जब किसी बच्चे द्वारा कोई समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है। दोस्तों, कितना आसान सा डिफिनीशन है कि बाल प्लस अपराध। अगर कोई प्रौढ़ वही अपराध करता है तो उसे बाल अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसके लिए वो अपराध है। लेकिन अगर कोई बालक जो 18 साल से कम का है या 18 वर्ष से कम आयु का है, तो अगर वो समाज विरोधी कोई कार्य करता है या कानून तोड़ता है तो उसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है और उसे बाल अपराधी कहा जाएगा। ऐसा अपराधी जो बाल न्यायालय के समक्ष भेजा जाता है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राष्ट्रों में भिन्न भिन्न है। इसी आधार पर किसी भी राष्ट्र द्वारा निर्धारित आयु के भीतर के बच्चे द्वारा अपराध करने पर उसे बाल अपराध कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में बाल अपराध की जो सीमा है, आयु सीमा, वो अलग अलग निर्धारित की गई है। लेकिन अगर अपने देश की हम बात करें तो अपने देश में 18 वर्ष है, और इस 18 वर्ष की आयु में अगर कोई बालक 18 वर्ष की कम आयु में अगर कोई बालक अपराध करता है, यानी कि समाज विरोधी कार्य करता है, तो यानी कि कानून तोड़ता है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। क्लियर? बस आपको इतना ही समझना है। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 है, कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। कलकत्ता मदरसे की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों हेतु मुस्लिम सलाहकार तैयार करना था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कलकत्ता मदरसे की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था कि जो इस्लाम धर्म है तथा मुस्लिम कानून की शिक्षा देकर जो भी अंग्रेज न्यायाधीशों हेतु मुस्लिम सलाहकार तैयार करना। क्लियर? और यहाँ पर हम देखें बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना उस उद्देश्य मनुस्मृति पर आधारित है कि हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के हिंदू सलाहकार तैयार करना। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कलकत्ता मदरसे में यहाँ पर आपको देखना है इस्लाम धर्म और मुस्लिम को कानून की शिक्षा देकर अंग्रेजों के लिए मुस्लिम सलाहकार तैयार करना है। और बनारस संस्कृत विद्यालय में यहाँ पर मनु और स्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर अंग्रेज न्यायाधीशों के लिए हिंदू सलाहकार तैयार करना। तो दोस्तों, देखेंगे 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कलकत्ता मदरसे की स्थापना किस लिए हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था कि इस्लाम धर्म तथा मुस्लिम कानूनों की शिक्षा, जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं उन्हें कानून की शिक्षा देकर अंग्रेज के लिए, जो भी अंग्रेज न्यायाधीश हैं उनके लिए मुस्लिम सलाहकार नियुक्त करना। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य था मनु स्मृति पर आधारित हिंदू कानूनों की शिक्षा देकर न्यायाधीशों हेतु हिंदू सलाहकार तैयार करना। चूंकि दोस्तों, यहाँ पर आप ये जानते हैं क्यों हुआ है, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना ही उन्हें हमारी लैंग्वेज उतने अच्छे ढंग से आती थी, ना ही हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, हमारे धर्म, हमारे किसी भी चीज़ के विषय में उन्हें नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पर वो इस तरह के कॉलेज की स्थापना करके
एक तरफ तो ये दिखा रहे थे कि हम उन्हें शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें खुद की भी सहायता चाहिए थी, खुद की। यहाँ पर चूंकि ये न्यायाधीश तो बनकर आते थे इंग्लैंड से, चूंकि जो भी महत्वपूर्ण पद होते थे उनकी नियुक्ति इंग्लैंड से ही होती थी, लेकिन यहाँ इंग्लैंड के संसद के माध्यम से उनकी नियुक्ति होती थी। भारत में वो किस तरह से लोगों के हर चीज के विषय में जाने, इसके लिए यहाँ पर उन्हें हिंदू सलाहकार की भी आवश्यकता थी और मुस्लिम सलाहकार की भी आवश्यकता थी, क्योंकि सबके अलग अलग रीति रिवाज थे धर्म के अनुसार। तो अगर वो न्यायाधीश बनकर आ रहे हैं, अगर लोगों के किसी भी तरह के टॉपिक को सुलझाना, तो उनके चीज़ों को किस तरह से समझे, उनके लिए सलाहकार उन्हें बहुत ही मस्ट थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी शिक्षित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि दोस्तों अगर एक शासक अपनी जनता के विचारों और भावों को समझना चाहता तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को उसे समझना पड़ेगा और दूसरी बात उसे शिक्षित करना पड़ेगा, तभी वो उसको सही ढंग से समझ पाएगा। तो वही चीज़ें अंग्रेजों ने की। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर तक हो गया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मैकाले की शिक्षा नीति दोषपूर्ण होने के बावजूद इसका तत्कालिक भारतीय शिक्षा प्रणाली पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा। ये आपके बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पहले भी हम लोग मैकाले के विषय में दे चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वही सेम क्वेश्चन हम लोग मैकाले के विषय में देखे थे और सेम आंसर भी मिला था, जिसमें हमने आपको बताया था कि मैकाले चूँकि अंग्रेजी विद्वान था तो उसे अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज भी था और उसने उस पद की जो भी पद उसको भारत में मिले हुए थे उस पद को उसने सही ढंग से इस्तेमाल किया और उसने अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनवा दिया। और साथ ही अगर हम बात करें तो उसके बहुत सारे यहाँ पे भारतीय आलोचक भी रहे और बहुत सारे भारतीय प्रशंसक भी रहे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार, ये सारी चीज़ें इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय शिक्षा के इतिहास में मैकाले का क्या योगदान रहा, इस विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वान मैकाले को भारतीय शिक्षा के इतिहास में मार्ग प्रदर्शक के रूप में मानते हैं, जबकि दूसरे कुछ विद्वानों के अनुसार मैकाले को भारत को दास्ता की जंजीर में जकड़ने हेतु उत्तरदायी मानते हैं कि दोस्तों अंग्रेजी माध्यम बना करके भारत की जो भाषा थी उसको उन्होंने एक तरह से, भारत की जो भाषाएं थी क्षेत्रीय भाषाएं, उसको विलुप्त एक तरह से कर दिया और कहीं ना कहीं अंग्रेजी को माध्यम बना करके उन्होंने अपनी जो भाषा थी उसको हमारे यहाँ एक तरह से थोप दिया, या फिर कह सकते हैं अपनी भाषा के माध्यम से हमारे जो भी संस्कृति रीति रिवाज थे उस पर एक तरह से कह सकते हैं हमला बोल दिया। तो यहाँ पर हम देखें दादा भाई नौरोजी ने मैकाले की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैकाले भारत की उन्नति करना चाहता था, उसके इरादे अच्छे थे, उसके इरादे नेक थे। उसने हमारी संस्कृति पर जो भी आरोप लगाए उसको हमें उसकी उदारता समझकर भूल जाना चाहिए, उसकी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा कर देना चाहिए। मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनबिस्ट्रिस्ट रूल इन इंडिया। तो दोस्तों इस बुक में भी इन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से कही हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये जो मैकाले था ना, ये हम जो भारतीय थे इनको असभ्य मानता था और जो भी हमारे साहित्य हैं वो उसको पिछड़ा मानता था। वो एक तरह से उस तुलना इसने की थी, वो भारत के साहित्य को एक तरह से कबाड़ के रूप में कह सकता मानता था और जो वहाँ के साहित्य थे, अंग्रेजी साहित्य जो थे, उसको बहुत ही पवित्र और बहुत ही उन्नतशील मानता था। तो ये सारी उसकी कुछ कमियां थी। इस तरह से जो उसकी टिप्पणी की थी भारत के लोगों पर, भारत के साहित्य पर, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वो सारी बातें भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली थी। तो यही रीजन था कि उसके आलोचक भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। वो कितना भी बड़ा विद्वान था, लेकिन अगर वो हमारे देश पर शासन कर रहा था तो हमारे पक्ष में बात करता, या फिर कह सकते हैं हमारे लोगों के बारे में सोचता, या हमारे साहित्य को सम्मान देता, हमारे अपने लोगों को के विचारों को सम्मान देता, तो शायद उसकी इतनी आलोचना नहीं होती। अब हम यहाँ पर देखें मैकाले के विषय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। यहाँ पे देखिए, पहला, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जा सकता है। वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसके विचारों से प्रभावित होकर एक ऐसी सरकारी नीति निर्धारित हुई थी जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म हो गया और आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा चर्चित इसीलिए भी हुआ था क्योंकि इसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किया था। जो 1813 से 1833 20 साल तक जो विवाद चला था उसका इसने अंत किया था। क्योंकि वो विवाद क्या था, इसके पहले भी हम लोग जानते हैं कि वो 1 लाख रुपए
जो 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा पर व्यय करना था, उसमें ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि किसमें कौन से साहित्य को भारत में पढ़ाया जाए और किस साहित्य पर ये 1 लाख रुपए व्यय किया जाए। तो इसी विवाद को लेकर के, चूंकि जो प्राच्य यानी कि भारतीय थे वो चाहते थे कि भारतीय साहित्य पर ये धन खर्च हो, भारतीय साहित्य की शिक्षा पर, और जो पाश्चात्य यानी कि अंग्रेज थे वो चाहते थे कि अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा पर ये सारा धन खर्च हो। तो यही सारे विवाद थे। इस वजह से ही कहीं ना कहीं मैकाले बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुआ कि इतने बड़े विवाद को इसने अपने कूटनीति कह सकते हैं या फिर राजनीति से या अपने किसी भी एंगल से अगर हम कहें जिसमें इसके खुद के भी हित छिपे थे, खुद के देश के हित छिपे थे, जहाँ पर इसने एक तरह से अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अपने देश में उसे बाबू वर्ग के लोग मिल गए जो उसकी अवभगत भी कर रहे थे, क्लियर, जो कहीं ना कहीं एक तरह से उसके लिए सरकारी कर्मचारी के रूप में अंग्रेजी सरकार की हुकूमत कर रहे थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे नंबर 2 पॉइंट है, मैकाले के विवरण पत्र से भारत के प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का द्वार खुल गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाने के पश्चात वैज्ञानिक ज्ञान भारतीयों के लिए सुलभ हो गए। तो दोस्तों, चूंकि जब अंग्रेजी माध्यम हो गया तो चूंकि अंग्रेजी जो होती है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर भारतीयों को भी अलग अलग विज्ञान के विषय में अगर हम बात करें तो उन्हें विज्ञान के बारे में, पाश्चात्य विज्ञान के ज्ञान के विषय में उन्हें अनुभव प्राप्त हुए। एक तरह से उनके लिए, भारतीयों के लिए कह सकते हैं, ये सारे ज्ञान सुलभ हो गए। नंबर 3 पर हम देखें तो अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनमानस में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति पैदा की थी। और यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव नहीं होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं होता। मैकाले के विवरण पत्र में कुछ खामियां भी थी, उसकी सिफारिशों को मान लेने पर भारतीय जनता पर कुछ दुष्प्रभाव भी पड़े, इसलिए मैकाले की कटु आलोचना भी की गई। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि किस तरह से अंग्रेजी शिक्षा के नाते जहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषाएं थी वो विलुप्त हुई, और साथ ही अगर हम बात करें उस भाषा की वजह से जो हमारे भारतीय थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के हुकूमत पे उनके सरकारी नौकर बन के रह गए। तो एक तरह से कहीं ना कहीं, और अगर हम बात करें तो इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने से कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक ज्ञान है भारतीयों के लिए सुलभ हो गया। तो ये सारे कुछ अच्छे और कुछ उसके दुष्प्रभाव भी रहे, जिसके विषय में मैकाले की आलोचना होती है। कुछ विद्वान उसको अच्छा मानते हैं तो कुछ विद्वान उसको बुरा मानते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के संबंध में चार्ल्स की घोषणा का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बीटीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चार्ल्स की घोषणा के विषय में हमें देखना है। चार्ल्स की घोषणा में सिफारिश की गई थी कि सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय कर प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करे तथा देशी विद्यालय का सुधार करे और प्रतिभाशाली और निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, जिससे कि उनको निम्न स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है। जब आपसे प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है तो सबसे पहले यहाँ पे बेस की बात हो रही है कि किस तरह से जो यहाँ पे निम्न या निर्धन परिवार से जो छात्र आते हैं उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए, और जिससे कि वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। और एक तरह से यहाँ पर सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अधिक व्यय करे, चूँकि प्राथमिक शिक्षा बेस होती है जहाँ पर लोगों को मोटिवेट करना होता है शिक्षा के लिए, तो इसलिए उस पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता है। प्रत्येक जिले में स्कूल की स्थापना करे, देशी विद्यालय का सुधार करे, जो भी देशी विद्यालय चलाए जाते थे उसको भी सुधार करे, जिससे कि शिक्षा और बेहतर बने। प्राथमिक शिक्षा की बात यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों, वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह था कि अब सरकार सामान्य जनता की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे। एक तरह से सामान्य जनता, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही थी, ताकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो विशेष ध्यान देने की बात ये थी कि व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं को सरकारी अनुदान देकर हमें आशा है कि सरकार को शिक्षा प्रसार के लिए अनेक उदार व्यक्तियों से सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, धनी वर्ग अपने शिक्षा भार को स्वयं वहन करें। अब हमारा विशेष ध्यान यानी कि विशेषतः मध्यम वर्ग और साधारण वर्ग की शिक्षा हेतु उपयुक्त स्कूलों की स्थापना तथा देसी पाठशालाओं के प्रोत्साहन की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस घोषणा पत्र में ये सीधे तौर पे
उल्लेख किया गया था कि जो व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाएं हैं और जो भी उच्च वर्ग या धनी वर्ग के लोग हैं वो अपने शिक्षण का भार स्वयं वहन करें, यानी कि वहां पे सरकार उनका कोई भी सहायता नहीं करेगी कह सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम निम्न वर्ग की, तो निम्न वर्ग के यानी कि जो भी पिछड़े जाति या पिछड़े समुदाय के लोग हैं उनकी सहायता की बात कही गई है इसमें, जिससे कि वो अपने जो भी शिक्षा का स्तर उसको ऊंचा कर पाएं। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो मध्यम तथा साधारण वर्ग की शिक्षा हेतु उपयुक्त स्कूलों की स्थापना तथा देसी पाठशालाओं को प्रोत्साहन देने की भी बात कही। जो भी देसी विद्यालय थे और जो भी पाठशालाएं थी, देसी पाठशालाएं थी और जो भी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल वगैरह, उनको एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, जिससे कि जो जनसाधारण है, जो बहुत ही निर्धन वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, उनको छात्रवृत्ति भी दे और उनको सहयोग भी दे, जिससे कि वो अपने उच्च शिक्षा को प्राप्त कर पाएं। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अब ये आपका है क्वेश्चन नंबर 40। उड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है, इसकी विवेचना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपके 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि उड का घोषणा पत्र जो है वो भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र क्यों कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ पे हमें यही बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस घोषणा पत्र के द्वारा संपूर्ण देश हेतु एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को स्थान दिया गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल पर्टिकुलर बेस पर ही ध्यान दिया गया या पर्टिकुलर उच्च शिक्षा पर ही ध्यान दिया गया, यहाँ पर प्रत्येक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर ध्यान दिया गया। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। जेम्स ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा। तो दोस्तों ये लाइन है जेम्स की, जिसने कहा था कि भारतीय शिक्षा का ये महाधिकार पत्र है, जो वुड्स का घोषणा पत्र था। भारतीय शिक्षा में इसमें पूर्व जो कुछ हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है कि जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। जेम्स का मानना है कि वुड के घोषणा पत्र में दो बातें विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम तो उस समय की जीर्ण शीर्ण शिक्षा की उचित तस्वीर घोषणा पत्र में हमारे सम्मुख रखी गई, और दूसरे उसने शिक्षा को संगठित और व्यवस्थित करने के अनेक उपयोगी सुझाव दिए। अतः यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस घोषणा पत्र में जो पहले की व्यवस्था थी शिक्षा की, उस व्यवस्था के विषय में भी कहा गया और इस व्यवस्था को किस तरह से और अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके शिक्षा को और अच्छा ऊंचा स्तर दिया जा सकता है और शिक्षा में और अच्छे से सुधार किया जा सकता है, इस पर भी बल दिया गया। तो एक तरह से ये जो घोषणा पत्र था ये निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक की बात करता था। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।